वेलकम टू आई एस मैराथन एंड गाइस हियर वी आर विद द न्यू लेसन एंड गाइस आपको थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी वो इसलिए क्योंकि मैं इसको फोर्थ टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर बार थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है, मुझे पूरा हटाना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है फॉर अ बेटर क्वालिटी फॉर यू गाइस, है ना। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें हमारे एफर्ट्स एंड चिंता मत करो, वही एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके सो 4 केसेस अभी तक हम देख चुके हैं। बताओ मुझे कौन सा अच्छा लगा आपको, कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं आया वो भी बता देना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पर आपको बता सकूँ मैं अच्छे से डिटेल। ठीक है, बस वहीं पे मिल सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर नहीं। ठीक है, या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पे बस आप हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डलती रहती है ना। मैं एक्टिव नहीं हूँ लेकिन सब एक्टिव है वहाँ पर, जितनी भी टीम है। ओके यस, तो स्टार्ट करते हैं। आईसी गोलकनाथ वर्सेस, बेसिकली इसको हटा देना। यस गोलिक, ये ठीक है। तो गोलकनाथ केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 तक पहुँच चुके हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन पहले आपको बता दूँ कुछ जो हम हमेशा देखते हैं। वॉट देखो, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये। ओके जी। दूसरा जी, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अंदर आर्टिकल 368 के अंदर आप लाते हो, क्या वो ऑर्डिनरी लॉ है क्या? अब ऑर्डिनरी लॉ किस में आते हैं? आपके आर्टिकल 13 बताऊंगा भाई, है ना। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। अब इनको आंसर करेगा सुप्रीम कोर्ट आपका। तो अब यहाँ पर बात आती है, ईयर याद रखना गाइस, 1967 है। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत अभी पता चलेगा आपको ये इसके लिए, इसके पीछे क्यों है। ठीक है, देखो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखो, आईसी गोलकनाथ वर्सेस सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। विच डील्ड विद द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल अंडर पार्ट 3। ठीक है, इसमें आपके गोलकनाथ जो है वो पिटिशनर है और स्टेट ऑफ पंजाब वॉज अ रिस्पॉन्डर। ओके सो बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड इज आपका कि 1953 में एक पंजाब स्टेट क्या करता है, पंजाब स्टेट क्या करता है, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट लेकर के आता है 1953। यस, क्या करता है, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट लेकर के आते हैं और इसको डाल देते हैं 9th शेड्यूल के अंदर अंदर बाय इनेक्टिंग 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, याद रखना 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1967 में। और ये केस भी देखो जब भी आया है। ठीक है, क्यों आया है देखो, इस टाइम पे तो नहीं आया था लेकिन ये इस टाइम पे आया है क्योंकि अब देखो इसमें क्या है कि जो बेसिकली 9th शेड्यूल में जब भी आपका डाल दिया जाएगा फिर आप उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ओवर दिस, राइट। बट अभी तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। हम बात करें 1967 की, अब क्या स्थिति है वही बता दूंगा, टेंशन मत लो। बैकग्राउंड देखो, यस बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड इसका मैंने आपको बताया इतना, लेकिन अभी और भी है। गोलकनाथ की फैमिली, आईसी गोलकनाथ सर, इनकी जो पंजाब में फैमिली थी 500 एकर्स ओन करते थे। ये 500 एकड़ बहुत होते हैं, ठीक है, एकड़ ओन करते थे। तो अब स्टेट ऑफ पंजाब कहता है कि आपका पंजाब सिक्योरिटी ऑफ द लैंड इन योर्स एक्ट अंदर आर्टिकल अंदर जो एक्ट है 1953, इसके अंदर आपकी जो ये जो लैंड है ना उसमें 470 एकड़ जाएगी गवर्नमेंट के पास और 30 एकर्स रहेगी आपके पास। ठीक है, तो ये जो है आपका 470 एकर्स सरप्लस है, तो ये जाएगी आपकी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एंड एट द टाइम जो है राइट, देखो मैंने इसलिए कहा था एट द टाइम राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, एक्वायर प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट्स। तभी तो बात आती है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की। हाँ, तो अभी थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना आप, है ना। अंदर आर्टिकल किस कौन सा था? अंदर आर्टिकल 19(1)(f). ओके यस, तो इतना याद आया, समझ में आया। तो इसके बाद क्या करते हैं गोलकनाथ जी? गोलकनाथ जी जाते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट में, रिट पिटिशन फाइल करते हैं अंदर आर्टिकल 32। ठीक है, करेंगे इसे, इतनी ज़मीन है भैया, है ना, सवाल है इतना। तो बात करते हैं, ये कहते हैं कि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट जो है आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वॉइड है एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर लीगल इशू देखो क्या है। लीगल इशू है आपके, पहला तो है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या उसके पास पावर है क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, क्या या फिर नहीं है। ठीक है, पहला तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है कि पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा दूसरा आता है भैया कि आपका जो अमेंडमेंट है वो क्या लॉ है क्या अंदर आर्टिकल 13(2). 13 आर्टिकल बेसिकली इज डेफिनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन की लॉ की डेफिनेशन है। तो इसमें कहते हैं कि क्या ये अंदर आर्टिकल 13(2) के अंदर एक बेसिक ऑर्डिनरी लॉ है क्या? ठीक है, तो ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर। ठीक, उसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट सुनो भैया, दोनों पक्षों के बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे हैं हमारे बेसिकली नॉलेज के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, भले उन्होंने कुछ भी बोला हो और आज भी कुछ भी कंडीशन हो लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट देखो, पहला तो आता है आपका जो पिटिशनर है गोरखनाथ, उनका सुनते हैं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं आपके, हमारे फंडामेंटल राइट्स टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वाज वायलेटेड एंड दिस इज द असेंशियल पार्ट ऑफ द और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है,
ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया तो इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। ओके, तो इट्स लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, ये उन्होंने कहा। ठीक है, दूसरा दूसरा उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो परमानेंट नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, मतलब ये परमानेंट नेचर का ही है। ठीक है, इन्होंने कहा ये हमको बताया आज क्या कंडीशन है। ठीक है, अब एनी एक्ट जो है इसको अगर चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनली और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आता है, तो ये कोई नया आइडिया इसके अंदर अगर लाना चाह रहे हैं, कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो इस वो बेस्ड होना चाहिए आपका बेसिक आइडिया पे। याद रखना है, बेसिक डॉक्ट्राइन नहीं है, बेसिक आइडिया है। तो बहुत ही अच्छा घुमा सकते हैं आपको क्वेश्चन कि बेसिक आइडिया कहाँ से आया, तो आईसी गोलकनाथ केस से आया। याद रखना, बेसिक आइडिया, बेसिक डॉक्ट्राइन आएगा आपका केशवानंद भारती, जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में, सिक्स्थ केस में, राइट। तो देखना उसको भी, और इसको भी प्लीज़ अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें जितना हो सके। प्लीज़ फैला दो इनको, कोई प्राइस नहीं ले रहे, कोई कॉस्ट नहीं ले रहे आपसे, है ना, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है फैलाएं इसको। ठीक है, बस ये कॉस्ट है आपकी। यस, अब बात आती है आपकी अमेंडमेंट, राइट। बेसिक आइडिया जो है के अकॉर्डिंग ही आपका जो अमेंडमेंट हो वो होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आइडिया के अकॉर्डिंग ही आपका जो अमेंडमेंट होना चाहिए। तीसरा तीसरा कहते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो मेरली प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर, सिर्फ प्रोसीजर है ये, ना कि आपका पावर है। पार्लियामेंट आपका पावर नहीं है, ये कहते हैं इसे। ठीक है, सो यस, अब बात आती है कि इट डज नॉट कन्फर योर पावर और अथॉरिटी, इट्स जस्ट अ प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस देखने को मिला है इसलिए इन्होंने कहा। उसके बाद गोलकनाथ ने लास्ट आर्ग्यूमेंट इतना ही कहा कि लॉ की डेफिनेशन के अंदर ही आपका जो कि आर्टिकल 13(3)(a) के अंदर ही जो है ये आपका इंक्लूड्स बोथ स्टैट्यूटरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दोनों आते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये वही आपका जो एक ऑर्डिनरी लॉ है, और अगर ऑर्डिनरी लॉ आपका फंडामेंटल लॉ वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है, तो जस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनवैलिड। ओके, सो ये बातें हो गई, समझ में आ गया कि उन्होंने कहा, समझो, उन्होंने कहा अंदर आर्टिकल 13(3)(a) के अंदर ही जो है आपका इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 13(3)(a) के अंदर इन्होंने क्या कहा कि स्टेट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों लॉज आएंगे आपके अंदर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ, और अगर ये वाला लॉ अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो अब स्टेट ऑफ पंजाब भी ना चुप बैठने वाला था, तो उन्होंने भी कह दिया भैया ठीक है भैया, तो सुनो हमारे आर्ग्यूमेंट। तो पहला आर्ग्यूमेंट आता है उनका, वेट अ मिनट, पहला आर्ग्यूमेंट आता है उनका, ये कहते हैं, पंजाब कहता है कि पहली बात तो ये है कि पावर टू अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोवरेन राइट। ओके, तो ये हमारा सोवरेन राइट है, कोई छीन नहीं सकता, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर से डिफरेंट है, ठीक है। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो, एक अगर आपने कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी हो तो इससे काम आती है आपकी प्रीवियस और प्री रिक्विजिट नॉलेज। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ी है तो मैंने आपको हमेशा क्या किया है, उसको रिकमेंड किया है, प्लीज़ पढ़ो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ दे दूंगा, नहीं तो ठीक है, नहीं तो पार्लियामेंट की वेबसाइट जाओ और देख लो, ठीक है, ले लो मतलब। ठीक है, तो बात क्या होती है यहाँ पर, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट दो तरीके से चल रहा था। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वही आपके बाद में पार्लियामेंट बन गई थी, तो वही आपकी लेजिस्लेटिव वर्क भी क्या करती थी, टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी। तो देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी की डिबेट होती थी, तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, चेयरमैन थे। बट जब भी कोई लेजिस्लेटिव वर्क किया जाता था तो वहाँ पर कोई भी दूसरा स्पीकर होता था, जैसे कि महाबलांकर सर और भी दूसरे, ठीक है। तो लेकिन राजेंद्र प्रसाद हेल्ड करते थे ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लो आप, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये कहते हैं कि ये लेजिस्लेटिव पावर से डिफरेंट है, तो एक डिफरेंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। यस, अब स्टेट का दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स हम जो है इसको बेसिकली रिक्वायर है चेंज करने का, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इट बिकम टू रिजिड टू फॉलो। ओके, सो अदर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हो जाएगा, जो कि हमको एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो चेंज होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी स्टेट। फिर तीसरा कहते हैं कि नो स्पेशल स्टेटस टू दी फंडामेंटल राइट। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो अदर प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम वैसे ही आपका फंडामेंटल राइट, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो उसको मेंशन करना बंद करो आप पहले, तो ये कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब भैया जजमेंट सुनो, है ना, सब तो बोलते रहेंगे लेकिन जजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जजमेंट ही तो सब कुछ है। यस, हमारे लिए भी वही है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो, गोलकनाथ जी के केस के आने के पहले कुछ केस ऐसे थे जो कि हमें यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। पहला है आपका शंकरी प्रसाद केस, ठीक। शंकरी प्रसाद केस आया था आपका 1951 में, ठीक है। दूसरा केस आता है आपका सज्जन सिंह, ठीक है, ये भी केस खतरनाक था, इसको बताऊंगा मैं आपको। सज्जन सिंह 1965 में, ठीक है। ये जो केस जो आए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनअमेंडेबल, यानी कि
एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। कोई भी पार्ट ऑफ द आर्टिकल और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया जा सकता है, इट इज़ अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। यस, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले। और फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर प्रोविजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ओके, देखो हो गया। दूसरी बात इन्होंने, पहले तो ये आपका मैंने मेंशन करके बता दिया आपको कि क्या क्या इसमें बेसिक है, ठीक है, क्या जो प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब से इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो अंदर ये जो आपकी लॉ की डेफिनेशन है ना, जो आप इतनी देर से कह रहे हो कि इसके अंदर आ रहा है ये, ठीक है, अंदर आर्टिकल 33A, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कहते हैं कि अंदर आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है, अंदर आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है, तो वो आपका बेसिकली पार्लियामेंट बेसिकली क्या है कि देखो, जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विच वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी, राइट। इन्होंने कहा कि जो लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ जो है आपका क्या है, मेड बाय द पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड वुड नॉट इंक्लूड इनटू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपका जो ये जो बेसिकली अंदर आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट से अमेंडमेंट नहीं आता, इन्होंने ये क्लियर कर दिया। तो ये बेसिकली जो गोलकनाथ जी का आर्ग्यूमेंट था वो खत्म, पहली बात तो हो गया, ठीक है। गोलकनाथ केस में बेसिकली इसी केस में ओवर रूल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस पोजीशन को, देखो कितनी बड़ी बात, अपनी प्रीवियस पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करते हुए कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, इट्स कैन नॉट बी बेसिकली अमेंडेड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता इसके अंदर, ठीक है, चाहे आप अंदर आर्टिकल 368 के अंदर क्यों ना लाओ, ठीक है, बिकॉज इफ एनी ऑफ सच राइट्स प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 इज टू बी अमेंडेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी कन्वेंड, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं वो वेरी कर जाएंगे आपके, ठीक है, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ जाएगी अगर आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने कहा, तो अब रेडिकली चेंजिंग अगर कुछ भी चेंज करते हो आप तो उसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ पहले, तो ये था ओवरऑल इनका मतलब ये था कि नहीं कर सकते आप अमेंड किसको, फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद है सो अमेंडमेंट वॉज अ लॉ, ओके, ऑल्सो अ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जितने भी इनके आर्गूमेंट आए भी ऊपर आए, उन्होंने कहा कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो करेगी उसको, ठीक है, अंडर आर्टिकल जो कन्फर्ड बाय आर्टिकल 245 है, 245 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वॉज ऑल्सो अ लॉ विद इन द परव्यू ऑफ अंडर आर्टिकल 13(2), ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपका बेसिकली अंडर आर्टिकल 13(2) के अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आ रहे हैं वो भी आपका लॉ ही है, ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया भैया। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर पहले कुछ और बताया, नहीं बिल्कुल भी नहीं गाइस, आपने शायद ध्यान से सुना हो, तो मैंने कहा था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी के अंदर जो है पार्लियामेंट का ये जो अमेंडमेंट आता है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है, राइट, बट अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच नीड एंड रेडिकली चेंजिंग अंडर आर्टिकल 245 जो है वो आपका इंक्लूड होगा बेसिकली अंदर आर्टिकल 13(2) की डेफिनेशन में लॉ के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो इसकी भी, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है सर कि इट बिकम कि जो ट्रेंड था बेसिकली कि 1950 से ही ये ट्रेंड था कि पार्लियामेंट जो है अंदर आर्टिकल 368 क्या करती है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, ठीक है। तो इसको उन्होंने कलरेबल एक्सरसाइज कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि टू चेक द कलरेबल एक्सरसाइज, ये बेसिकली कलरेबल एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस हरकत को इन्होंने कलरेबल एक्सरसाइज क्या करके कहा कि ये ऑटोक्रेटिक एक्शन है पार्लियामेंट का, तो इसको चेक करेंगे हम, ठीक है जी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने ये कह दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अब हेल्ड करता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमोर्डियल, एक मिनट, आर द प्राइमोर्डियल नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा का ऐसा लिख देना, नंबर आएंगे जब देखना, ठीक है। तो क्या उन्होंने कहा कि प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, फंडामेंटल राइट्स के लिए उन्होंने ये डेफिनेशन दिया, ठीक है जी। अब जजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये क्या है भैया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ क्या है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये था कि इट इम्प्लाइज दैट कि जो इफेक्ट्स ऑफ द लॉ होगा टू बी लेट डाउन विल बी एप्लीकेबल ऑन द फ्यूचर डेट्स ओनली, ठीक है। ये जो अभी लॉ आया है आपका
वो सिर्फ फ्यूचर डेट तक ही होगा। दैट इज पास्ट डिसीजन विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी कि जितने भी पास्ट डिसीजन है वो अफेक्ट नहीं होंगे, चाहे उसमें कोई भी जजमेंट आया हो, चाहे इसका कॉन्ट्रास्ट में क्यों ना आया हो, ठीक है, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये दिस इज दी आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। और ओवर रूल तो कर ही सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये था उसके अंदर। इम्पैक्ट देखो इसका, इम्पैक्ट देखिए पार्लियामेंट ने अब ये गोलकनाथ केस जो था उसको सुपरसीड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को सुपरसीड करने के लिए क्या किया उन्होंने, 368 को ही चेंज कर दिया। 368 के अंदर ही वो चेंज लेकर के आ गए, अमेंडमेंट लेकर के आ गए, और उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर के आए, ठीक है। और उन्होंने अमेंडमेंट किया इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके अंदर यह था कि आर्टिकल 368 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ अंडर आर्टिकल 13। तो फाइनली बात तो यही आ गई कि ये आपका जो है नहीं है लॉ अंडर आर्टिकल 13। सो इट इज, और इसने फर्दर ये भी लिखा था कि वैलिडिटी ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट अफेक्ट्स और अवे टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, ये इसमें बात आई, ठीक है। तो ये इन्होंने अमेंडमेंट कर करके किया। अब यहाँ पर बेटा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठा है मौके की तलाश में, जो कि हम अगले केस में उनको दिला देंगे। तो गाइस बताओ मुझे कैसा लगा आपको, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर जरूर कर दो उनको, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर दो, हमारे एफर्ट्स को कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे ताकि आप शेयर करें, ठीक है। पहुँचाएं हमें उन लोगों तक जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गाइस थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप गेनिंग नॉलेज, ओके, एंड स्प्रेडिंग इट, ओके, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो आप हमसे, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।